बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी बात करेंगे अफगानिस्तान की मुसलसल बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से। इतवार को जो अफगान तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाल लिया तो उसके बाद आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान से मुसलसल के हालात वहाँ पे मामूल पे आ गए हैं। रोजगार खुलना शुरू हो गया है, कारोबार खुलना शुरू हो गए हैं, सरकारी दफातर इक्का दुक्का वहाँ पे खुल रहे हैं। अगरचे सरकारी मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद है जो कि अभी तक काम पर वापस नहीं आई और इतवार से लेके कल सारा दिन तक जो अफगानिस्तान में मीडिया नुमाइंदों के मुताबिक एक खौफ की फजा पाई जाती थी उसमें बतदरीज कमी आ रही है। ये बहुत खुशाइंद है अगर अफगानिस्तान में वाकई ऐसा हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के कदमों के साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो आहिस्ता आगे बढ़ रही है। कल रात आपको याद है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने उन्होंने अपनी कौम से खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने बिल्कुल हाथ झाड़ दिए और हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने अमेरिका को बरी जिम्मा करार दे दिया जो अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा बहरान है। बल्कि इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन्होंने साबिक अफगान सदर अशरफ गनी पे डाल दी और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पे, अफगान नेशनल आर्मी पे डाल दी। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जोर दिया अफगान अवाम के लिए कि जी आपको खुद अपनी नेशन बिल्डिंग करनी है, अपनी कौम आपने खुद बनानी है, अमेरिका आपकी नेशन बिल्डिंग नहीं करेगा। तो सवालात तो अमेरिका से बनते हैं कि फिर 20 साल पहले आप वहां पर क्या करने आए थे? आपने डेमोक्रेसी का नारा लगाया था, आपने ह्यूमन राइट्स का नारा लगाया था, आपने खुशहाली का, आपने दुनिया को अमन देने का, अफगानिस्तान को अमन देने का, ये सब अहम सवालात बनते हैं। जो पेशरफ्त हो रही है अफगानिस्तान की सूरत हाल पर, अब से कुछ देर पहले जो अफगान डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है हाई लेवल, उसकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है और इस डेलीगेशन की पाकिस्तान आमद का मतलब है कि एक अफगान लेड इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वहां पे तश्कील दी जाए और यही सेंटिमेंट्स अफगान तालिबान के भी हैं और इसी वजह से ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो अफगान तालिबान के तर्जुमान हैं, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आम माफ़ी का उन्होंने अफगानिस्तान में जो है ऐलान कर दिया है। ख़वातीन के हवाले से बात की है कि जी बिल्कुल उनको तालीम हासिल करने दी जाएगी, उनको रोज़गार दिया जाएगा और ये कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के भी खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होगी। बहुत सी अहम बातें उन्होंने की हैं। जो पाकिस्तान का किरदार है अफगानिस्तान की आइंदा की सूरत हाल को लेके उसमें भी पेशरफ्त हो रही है और ख़ास तौर पे काबुल में जो पाकिस्तानी सिफारत खाना है और वहाँ पर जो फंसे हुई पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वहाँ पे जन्म ना ले और जो अफगान डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान कितना फैसिलिटेट कर रहा है, इन सब मामलात के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं काबुल में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मंसूर अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो इतवार की रात से अफगान डेलीगेशन पाकिस्तान मौजूद है, बड़ी अहम मुलाकातें उनकी हो रही हैं। अभी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी उनकी मुलाकात हुई है। किन निकात पे बात हो रही है इस अफगान डेलीगेशन की पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ? सबसे पहले तो ये कि ये जो अफगान डेलीगेशन आया हुआ है ये वहाँ के बड़े अहम पॉलिटिकल लीडर्स पे मुश्तमिल है और ये एक ऐसे मौके पर आया है जब हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी थोड़ी सी अनसर्टिनिटी की भी कैफियत है और ज़रूरत इस अमर की है कि अफगानिस्तान में ट्रांजिशन को पीसफुल किया जाए। अफगानिस्तान में जो सियासी मुफाहमती अमल के ज़रिए एक ऐसी मुस्तकबिल की हुकूमत की तरफ बढ़ा जाए जो कि पायदार हो, जिसमें अफगानिस्तान के अवाम का कंसेंसस हो, वहाँ के तमाम तबकात जो हैं सियासी तबकात उनकी भी सपोर्ट हो। तो इस सिलसिले में इन तमाम लीडरान से बड़ी खुलकर बातचीत हुई है। कल रात स्पीकर साहब से इनकी मुलाकात हुई थी, उसमें हमारी
कैबिनेट की काफ़ी अहम शख्सियात मौजूद थीं और आज वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात हुई है। इसके बाद उनकी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अस्करी इंस्टीट्यूशंस, उनसे भी उनकी मुलाकातें तय हैं। तो अफ़गानिस्तान में सियासी अमल, अफ़गानिस्तान के हालात, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल में क्या ताल्लुकात होने चाहिए, इन तमाम अमूर पर बड़ी खुलकर उनसे बातचीत हुई है। ठीक है। अच्छा मंसूर साहब, ये बताएं कि क्या अफगानिस्तान में हुकूमत की तश्कील के हवाले से भी इस अफगान वफ़द के साथ बातचीत हो रही है? देखिए, अफगानिस्तान में इस वक्त आपको पता है कि ये जो कल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो ये हालात पैदा हुए हैं, इसकी बुनियादी वजह ये है कि अफगानिस्तान का जो सियासी अमल, जो वहाँ पे जो पीस प्रोसेस है, उससे जो मंतकी नतीजे का निकलना चाहिए था, वो यूएस और नेटो की फौजों के एक इनखला से पहले नहीं हो सका। हमारा इस पीस प्रोसेस में बुनियादी एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक मफरूज़ा था कि पीस प्रोसेस और सियासी और यूएस और नेटो फौजों का इनखला एक दूसरे के साथ मुताबिकत के साथ होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वो नहीं हो सका और इसलिए आपने देखा कि कल जो डेवलपमेंट्स हुई और जहाँ वहाँ पे डेवलपमेंट्स जारी हैं, उसमें काफ़ी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई। इस वक्त तमाम क़ुव्वतों का, तमाम अफ़गान क़ुव्वतों का, अफ़गान सियासी ताकतों का, अफ़गानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ का और इंटरनेशनल पावर्स का फोकस ये है कि ये ट्रांजिशन स्मूथ रहे, पीसफुल रहे। अभी तक वो वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा एक आध सूबे के अलावा बहुत ज़्यादा कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली या जंग या खूनरेज़ी नहीं बढ़ी। हमारी दुआ है, हमारी कोशिश है कि ये खूनरेज़ी की तरफ चीज़ें ना जाएं, सिविल वॉर की तरफ चीज़ें ना जाएं और एक पीसफुल ट्रांजिशन हो। बिल्कुल पीसफुल ट्रांजिशन की आप बात कर रहे हैं, तो अफगान तालिबान ने तो कहा है सर कि वो दरमियान में किसी ट्रांजिशन को कबूल नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि जो बराह रास्त इक़्तिदार जो है वो हमें मुंतकिल हो। तो इस हवाले से पाकिस्तान का लाएअमल, पाकिस्तान की सोच क्या है, गिवन दैट कि इस अफगान डेलीगेशन के साथ बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, अफगान तालिबान के साथ भी रवाबित हैं, दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी बातचीत चल रही है। देखिए, जो सियासी तौर पर अफगान तालिबान ने जो पोजीशन ली है पीस प्रोसेस में, वो ये है कि वो सियासी मुफाहमत के ज़रिए इस मसले का हल चाहते हैं। वो एक सियासी मुफाहमत के ज़रिए मुस्तकबिल की हुकूमत या मुस्तकबिल के निज़ाम पे जाना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है सियासी मुफाहमत की तरफ तो उनकी सपोर्ट है। अब ये जो स्पेसिफिकली इस फेज़ में ट्रांजिशन किस तरह होगी, किस किस्म की काउंसिल का क़याम वजूद में आएगा, क्या होगा, ये मेरा ख्याल ये अफ़गान्स ने ही फैसला करना है इसका। इसमें हम जो अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं या जो रीजनल ममालिक हैं या जो इंटरनेशनल क़ुव्वतें हैं, वो इस अमल को फैसिलिटेट करने में तो अपना किरदार अदा कर सकती हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में किस किस्म के निज़ाम के ज़रिए ट्रांजिशन होगी और फिर मुस्तकबिल वो में किस किस्म के निज़ाम पे इत्तफ़ाक यकजा होगी क़ुव्वतें, वो फैसले अफ़गान्स नहीं करने हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें उनको ये मौका देना चाहिए कि वो एक ऐसे हल की तरफ पहुँचे जो देरपा हो। ठीक है सर, अब जरा जो आप काम अंजाम देते हैं, आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं काबुल में, तो उस हवाले से बात कर लीजिए। एक तो जो आपने और आपके सिफारत खाने ने, आपके स्टाफ ने जो काम किया है, ये जो एक बहरान सा जन्म लिया था इतवार से, इस पर बहुत तारीफ़ के आप मुस्तहिक हैं, बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया। वज़ीर आज़म साहब ने भी आपकी तारीफ़ की है। लेकिन मुसलसल संडे से जितनी काबुल में चीज़ें रैपिडली इवॉल्व हो रही हैं, तो ज़रा बताएं कि वहाँ पर पाकिस्तानी सिफारत खाने में कितनी फैमिलीज़ होंगी जो इस वक्त फंसी हुई हैं, कितने लोग हैं जो इस वक्त फंसे हुए हैं, और क्या काबुल में पाकिस्तान का सिफारत खाना बंद हो सकता है या बंद करने का सोचा जा रहा है, कुछ ऐसा इम्कान है, और वहां से इवैक्यूएट किस तरह किया जाएगा फैमिलीज को या डिप्लोमैट्स को या बाकी जर्नलिस्ट को, इसके बारे में जरा बताइएगा सर। जी बहुत शुक्रिया। असल में इन तमाम हालात में, इन तमाम चैलेंजेस में हमें के लिए हम तैयार थे। हमने फौरी तौर पर जैसे ही ये हालात पैदा हुए, हमने गुज़िश्ता जुम्मे से, परसों से, ये 2 दिन पहले जो जुम्मा आया था उससे जो फ्लाइटें आ रही थी, उसमें पाकिस्तानी जितने भी जा सकते थे, निकल सकते थे, उनको ये मौका फराहम किया कि वापस जाएं। कल भी 2 फ्लाइटें, बड़े जहाज चलाए गए PIA के साथ कोऑर्डिनेट करके, उस पर लोग आए। आज 3 फ्लाइटें चलना थी
اور بڑے جہاز تھے اس میں، تو ہمارا خیال تھا کہ وہاں کافی لوگ ابھی منتظر ہیں کہ وہ فلائٹس آئیں اور وہ واپس ان کو لایا جائے. تو اس سلسلے میں چونکہ ایئرپورٹ پہ وہاں کچھ ایسے بد نظمی اور افراتفری کے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ آج اس آپریشن کو پی آئی اے کو اس آپریشن کو سسپینڈ کرنا پڑ گیا. لیکن جیسے ہی ایئرپورٹ پہ کچھ آرڈر بحال ہوتا ہے، ہم ان لوگوں کو، ان پاکستانیوں کو فوری طور پر واپس لانا ہماری پرائرٹی ہوگی. اور اگر کسی وجہ سے ایئرپورٹ کے آپریشنز نارملائز ہونے میں دیر لگتی ہے تو پھر ہم ان کو دوسرے ذرائع سے یعنی بائی روڈ بھی لانے کی تورخم کے تھرو کوشش کریں گے. تو یہ ہماری پرائرٹی ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو وہاں پہ دوسری نیشنلٹیز کے لوگ یا افغان سٹاف مختلف آرگنائزیشنز کا، وہ مختلف آرگنائزیشن کا جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں یا ڈپلومیٹک مشنز ہیں، ان کا جو سٹاف، افغان سٹاف بڑی تعداد میں، انہوں نے ہم سے درخواست کی تھی کہ وہ بھی پاکستان آنا چاہتے ہیں اس بے یقینی کی کیفیت میں. اور کچھ لوگ ان میں سے اپنے آپریشنز یہاں سے جاری رکھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ پھر یہاں سے چلے جائیں گے. ان کو بھی ہم نے فوری طور پہ ویزے دیے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانز اس وقت تکلیف میں ہیں، ڈسٹریس میں ہیں، اور ایک ہمسایہ ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو ایمبیسی اپنے آپریشنز جاری رکھے گی اور ہمارے کونسولیٹس بھی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. کابل میں سفارت خانہ بھی اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستانیوں کو خصوصاً اور دوسری نیشنلٹیز کو بھی جتنا بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے ایکسلنسی، ایک بڑا اہم سوال کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور ماضی قریب میں پچھلے کچھ سالوں میں اس میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہو گیا. بلکہ صرف یہی نہیں، افغان سرزمین کے اندر بھی بہت سے ایسے عناصر کی پرورش کی جاتی رہی، ان کو سپورٹ کیا جاتا رہا جو پاکستان مخالف رہے ہیں. اور خاص طور پہ اشرف غنی پہ، ان کی حکومت پر، این ڈی ایس پر، امر اللہ صالح پر، حمد اللہ محب پر اس قسم کے الزامات بہت زیادہ آتے رہے ہیں مختلف حلقوں کی جانب سے کہ یہ پاکستان مخالف عناصر کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی کوریج کرتے ہیں. تو اشرف غنی اور ان کی ٹیم کے افغانستان سے فرار ہو جانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، اور جو افغانستان میں تبدیلی آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے لیے محفوظ ہو گئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ خطرہ مزید بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ دونوں ہمسایہ ممالک، کیونکہ ہمارا ایک بڑا طویل بارڈر ہے 2600 کلومیٹر کا، تو دونوں ہمسایہ ممالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی سرزمین جو ہے دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو. ہمیں اس میں جیسا کہ آپ نے کہا ٹی ٹی پی اور دوسرے گروپوں کے وہاں سے استعمال ہونے کی شکایات رہی ہیں. اب یہ بہت منحصر ہے اس بات پر فیوچر مستقبل کہ مستقبل میں جو حکومت بنتی ہے افغانستان میں، جو نظام آتا ہے افغانستان میں سیاسی، وہ کتنا مستحکم ہے. اگر ایک مستحکم اور دیرپا سیاسی نظام افغانستان میں سیاسی مفاہمت کے ذریعے آ جاتا ہے تو اس سے مدد ملے گی کہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی سپیس جو ہے یا جگہ گنجائش نہ پیدا ہو کہ وہاں پہ ٹیررسٹ گروپس کو یوز کیا جا سکے. اور اگر یہ کوئی سیاسی نظام کی کسی سیاسی مفاہمت کی سمت میں کامیابی نہیں ہوتی یا دیر لگتی ہے کامیابی میں، تو اس سے خدشات بڑھیں گے. نہ صرف ہمیں خدشات ہیں کہ ٹی ٹی پی اور اس طرح کے گروپس وہاں پہ زیادہ جڑ پکڑ سکتے ہیں، بلکہ دیگر ہمسایہ ممالک کو بھی خدشات ہیں. چائنا کو بڑی تشویش ہے، ای ٹی آئی ایم موجود ہے بدخشاں اور دوسرے پروونسز میں. اسی طرح سینٹرل ایشین کنٹریز کو بھی کافی شکایتیں ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی سب کی ضرورت ہے، سب کے انٹرسٹ میں ہے، افغانستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے، افغانستان کے ہمسایہ ممالک اور خاص طور پہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہاں پہ ایک سیاسی مفاہمت کے ذریعے ایک دیرپا نظام قائم ہو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. کابل میں تعینات پاکستان کے سفیر منصور احمد خان صاحب خاص طور پہ ہم سے بات کر رہے تھے. اور ابھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ میں تعینات پاکستان کے مندوب منیر اکرم صاحب. السلام علیکم منیر اکرم صاحب. سر بہت شکریہ آج پروگرام کے لیے وقت دینے پہ، آپ اپنی بے انتہا مصروفیات میں سے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اور اس میں اقوام متحدہ جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے، خاص طور پہ اتوار سے لے کے طالبان کا، افغان طالبان کا کنٹرول ہونے کے بعد سے کابل پہ لے کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا کردار بالکل کافی ہے، درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے؟ سر اقوام متحدہ میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایمرجنسی اجلاس بلایا گیا تھا
जिसमें बहस हुई है और एक प्रेस स्टेटमेंट भी इशू हुई है जी। तो मेरे ख्याल में यहाँ ये नज़र आता है कि अक़वाम मुत्तहिदा इंगेज करना चाहती है जो मौजूदा अभी हुकूमत वहाँ आएगी तो उनसे इंगेजमेंट मेरे ख्याल में वो उसके लिए तैयार हैं। ठीक। और सेक्रेटरी साहब ने भी इस पे तफसील अपनी ब्रीफिंग दी कल। तो हम चाहते हैं कि ये इंगेजमेंट शुरू हो जाए और इसकी इंगेजमेंट की मेरे ख्याल में जो रुख है वो भी नजर आता है। ठीक। अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है कि एक पीसफुल ट्रांजिशन हो और एक हुकूमत निकले जो इंक्लूसिव हो और जो अमन ले आ सके अफगानिस्तान में। दूसरा जो खर्चा है आजकल वो ये है कि जो लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं, जो इवैक्यूएशन है लोगों की, जो अमेरिकन नेशनल्स हैं, बाकी जो मुल्कों के नेशनल्स वहाँ से निकालना चाहते हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जाए, तो वो भी फैसिलिटेशन जारी है काबुल एयरपोर्ट से। और अब तक तो यही नज़र आता है कि काबुल में कोई ऐसे वाक़ये नहीं हुए हैं जिससे खौफ होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं और हमारी भी कोशिश, पाकिस्तान की भी कोशिश है कि हम मदद करें, इवैक्यूएशन में मदद करें। अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है तो उसमें भी हम मदद करेंगे, हिमायत करेंगे। और जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन है, जो पीसफुल ट्रांजिशन होना चाहिए, उसमें भी मुज़ाकरात जारी हैं और हम उसमें भी मदद कर रहे हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हेड सीट प्रेसिडेंसी जो है भारत को मिली है, तो देखने में आ रहा है कि भारत पाकिस्तान के मुखालिफत में, दुश्मनी में, अनाद में, बुग़्ज़ में, जितने भी अफगानिस्तान पे इजलास हो रहे हैं, अभी तक 2 इजलास हुए हैं, पाकिस्तान को शिरकत नहीं करने दी गई, पाकिस्तान को खिताब नहीं करने दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान की सिफारती नाकामी है या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारतीय अजारदारी का नतीजा है, और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है यूएन के लेवल पे? ये देखें, हमें तो पूरा अंदाज है और आज से नहीं बहुत पहले से कि हिंदुस्तान अपनी मेंबरशिप सलामती काउंसिल में उसको अब्यूज करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। तो हमने ये तो हम जानते हैं कि जब उनकी सदारत है तो उस वक्त हमें वो शिरकत नहीं करने देंगे। पर हमने उसके बावजूद हमने रिक्वेस्ट की है 2 मरतबा एक्सपोज करने के लिए हिंदुस्तान को कि ये किस किस्म का मुल्क है जो अब सदारत भी जब करता है सलामती काउंसिल का, तो वो दुनिया का जो बेहतरी है उसको नहीं देखता, वो अपनी जो पाकिस्तान के खिलाफ उसकी जो एनमिटी है उसको पहले रखकर अपनी पोजीशंस लेता है। तो कल के जो वाकया हुआ है उसमें सलामती काउंसिल की पूरी मेंबरशिप ने हमारी हिमायत की और हमसे उनसे हिंदुस्तान से कहा कि जी आप शिरकत करने दें। उसके बावजूद उन्होंने प्रेसिडेंसी की जो उनके पास इख्तियार है उसको अब्यूज कर उन्होंने रोका। तो हमें ये एक्सपोज करना है कि हिंदुस्तान किस किस्म का मुल्क है, और ये एक्सपोजर के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी, जान के की थी। हम जानते थे कि वो ना करेगा, पर हमने दुनिया को दिखाना है कि हिंदुस्तान की जो पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी है वो कितनी गहरी दुश्मनी है, और किस छोटे छोटे मामलों में भी वो ये दुश्मनी अपनी इख्तियार करते हैं। इसको हमने दिखाना था दुनिया को, और ये दिखाया दुनिया को। जहाँ तक के हमारा मौजू है, जो हमारी जो पोजीशन है, वो तो हमने दुनिया के सामने सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर से पूरी प्रेस को जमा करके हमने अपनी पोजीशन तो वाज़ेह कर दी, हमने पेश की हमारी पोजीशन, जो हमारी एफर्ट्स हैं, जो हमारी कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन है अफगानिस्तान को, वो हमने पेश कर दी दुनिया को।
तो हमारा मौजू तो दुनिया के सामने आ गया, पर हिंदुस्तान का जो दुश्मनी है और जिस तरह से वो अब्यूज कर रहे हैं अपनी प्रेसिडेंसी सलामती काउंसिल की, उसको हमने दिखाना था दुनिया को, और हमने दिखाया दुनिया को। और सलामती काउंसिल में काफी नाखुशी है हिंदुस्तान के साथ कि उन्होंने इस किस्म की अपना इख्तियार को अब्यूज किया। ठीक है सर, आपसे कुछ मजीद सवाल भी मुझे करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर पे अफगान इशू के हवाले से पाकिस्तान का किरदार और यूएन में पाकिस्तान इस किरदार को किस तरह अदा कर रहा है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है जी। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक एंड आस्क मोर क्वेश्चंस। यूएन में पाकिस्तान के मंदूब और सफीर मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब सफ़ीर पाकिस्तान के मुनीर अकरम साहब। सर आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि इस वक्त जितने भी अरसे के लिए भारत के पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत मौजूद है, जैसा कि आपने पहले खुद भी कहा कि जब तक उसके पास ये हेड सीट है तब तक वो पाकिस्तान को शरीक नहीं होने देगा इजलासों में, तो इसके खिलाफ फिर पाकिस्तान के पास स्ट्रैटेजी क्या है? आपने कहा कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर नाखुशी पाई गई, ठीक है, अपोज किया, चाइना का बयान उसमें मसम्मत का जो है वो सामने आया, लेकिन पाकिस्तान के पास स्ट्रैटेजी क्या है? जब तक भारत के पास ये सदारत है, क्या पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम इजलासों से, मीटिंग से, अहम तरीन चीजों के साथ वो हम आउट रहेंगे, या हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी है कि हम नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट इजलास में लाजमन शरीक हों? ये देखिए, हिंदुस्तान की सदारत जो है सिर्फ ये महीने की है, 2 साल की नहीं है। तो इस महीने में तो उन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसको अब्यूज किया है पाकिस्तान के खिलाफ, पर वो सलामती काउंसिल की जो उनकी नॉन परमानेंट मेंबरशिप है वो 2 साल के लिए है, ये साल और अगले साल उनकी मेंबरशिप है। तो उसमें नॉन परमानेंट मेंबर है, उनके पास वीटो तो नहीं है। जब उनकी सदारत नहीं होगी तो दूसरा कोई सदर होगा और उनका बर्ताव हमारी तरफ होपफुली वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव होगा। और इसीलिए हमने ये रिक्वेस्ट की थी उनसे, ये हमने जो इनकी नेगेटिव पोजीशन उसको एक्सपोज किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इस किस्म के वाक़ये वापस ना हो और हिंदुस्तान की जो पोजीशन जो हमारे खिलाफ है उसको जाहिर किया जाए। ये इसमें हमारी जो ऑब्जेक्टिव है उसको हमने आगे बढ़ाया है कि हिंदुस्तान को एक्सपोज किया जाए, क्योंकि वो तो चाहता है कि मैं परमानेंट मेंबर बन जाऊं। हम अब लोगों से कह रहे हैं कि जी कैसे परमानेंट मेंबर बनेगा, क्योंकि इस तरह से नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर जब इनके पास कुछ इख्तियार आता है तो उसको अब्यूज करते हैं हमारे खिलाफ। और इनकी पोजीशन तो बिल्कुल एक नैरो माइंडेड पोजीशन है जिसमें ऑब्जेक्टिविटी ये नहीं ले आ सकते हैं, तो ये किस तरह से परमानेंट मेंबर बनेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें इसमें कोई ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मौजू है दुनिया के सामने है, हमारे कॉन्टैक्ट्स सलामती काउंसिल के मेंबर्स के साथ हर दूसरे रोज़ होती हैं, इंटरेक्शन हमारा होता है। हमारी पोजीशन बहुत वो जानते हैं अफगानिस्तान पे, कश्मीर पे, जो बाकी मसले हैं सलामती काउंसिल में, उसमें पाकिस्तान की पोजीशन सब जानते हैं। और हिंदुस्तान में एक नॉन परमानेंट मेंबर के तहत वहाँ बैठा हुआ है फिलहाल, उसमें हमारे खिलाफ कुछ न कुछ चालाकियाँ करेंगे, पर मेरे ख्याल में लार्जर पिक्चर में ये उनके लिए पॉजिटिव नहीं है कि वो एक्सपोज हो रहे हैं कि किस किस्म के एक बड़ा मुल्क है, छोटा दिल। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज प्रोग्राम में खास तौर पे वक्त देने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे मजीद प्रोग्राम में, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सेनेटर हैं, अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर रह चुकी हैं, सेनेट में साबिक अपोजिशन लीडर भी रह चुकी हैं, सेनेटर शेर रहमान साहिबा। इनसे जानेंगे कि अफगानिस्तान की सूरत हाल को किस तरह देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शेर रहमान साहिबा, एक तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। दूसरा ये फरमाइए कि पिछले 2 दिन से जो खासतौर पर डेवलपमेंट्स हुई हैं, संडे
संडे को काबुल पे अफगान तालिबान का कंट्रोल, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई और खासतौर पे कल रात जो प्रेसिडेंट बाइडेन का एड्रेस टू द नेशन आया है, जिसमें उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, सारा मलबा उन्होंने अशरफ गनी पे, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पे, नेशनल आर्मी पे और कहीं ना कहीं अफगान अवाम पर जो है वो डाल दिया है। आप किस तरह देख रही हैं इन तमाम डेवलपमेंट्स को पिछले 2 दिन के अंदर, और आइंदा के लिए आप क्या फोर्सी कर रही हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो सकता है, किस किस्म का सेटअप बन सकता है वहां पे? जी शुक्रिया गरीदा। देखिए काफी पेचीदा सूरत हाल है वहाँ। एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर भी आपने देखा अपनी आंखों के सामने, किस तरह काबुल एयरपोर्ट के जो मनाजिर थे वो बिल्कुल दिल को हिलाने वाले थे, और जिस तरह कुछ लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे दूसरे जहाज़ों पर, अमेरिकन ट्रांसपोर्ट पे वगैरह, तो ये भी एक सूरत हाल है वहाँ। एक हो जाती है डिस्प्लेस पर्सन्स का मसला होने लगता है, फिर दोनों ईरान और पाकिस्तान पर भी बॉर्डर्स पर दबाव होता है, ये सारी बातें पता है। इंतहा पसंदी का मसला होता है, जो यहाँ फिर दूसरी जो तंजीमें हैं टीटीपी वगैरह, उनका भी हवाला होता है। लेकिन आप उनके अंदरूनी मामलात की बात कर रही हैं, और आप पूछ रही हैं बहुत अहम बात कि जो बाइडेन ने तो सब कुछ उन पर जिम्मेदारी आयद कर दी, और ये भी कहा कि हम 5 साल भी और रहते तो यही सूरत हाल रहती। हमने वहाँ जितना पैसा भी खर्च करना था और वहाँ जितना हमने अटेंशन और जान और माल डालनी थी वो हम डाल चुके हैं। अब उनको लगता है वो अफगानिस्तान फटीग हो गई है ना, थकावट हो गई है उनको, और उसके वजह से वो काफी वहाँ भी फ्लैग का उनको काफी ऑपोजिशन का और तनकीद का निशाना बनना पड़ रहा है, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिका जो हमेशा इंसानी हुकूक का बड़ा अलमबरदार बनता था, जमहूरियत का पासदारी करता था और नेशन बिल्डिंग के लिए गए थे बिल्कुल, अब वो जिस तरह उन्होंने मुंह मोड़ा है मुश्किल हालात में, और एकदम इतनी तेजी से वहाँ जो इनकलाब हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है 20 साल से, तो वही वहाँ काबिज थे और हर चीज की जिम्मेदारी भी ले रहे थे। और दूसरी बात ये कि देखें अब जो बात की जाती है कि कौन आगे कहाँ जाएगा, उस सूरत हाल में अफगान लेड और अफगान ओन जो बात होती है, ये तो हम सुन रहे हैं का एक दिहाई से सुन रहे हैं, और पाकिस्तान भी यही चाह रहा था कि देखिए बजाय इसके कि दूसरे ममालिक उनके यहाँ बिल्कुल जाके वहाँ मुदाखलत करें और अफगान लोगों के सोच और उनकी अपनी जहनियत के मुताबिक हुकूमतें ना बने और उनकी मर्जी की हुकूमतें ना बने, तो फिर ये तो बुनियादी एक हक होता है जो हम हर शहरी के लिए मांगते हैं, अपने मुल्क में भी और दूसरे ममालिक में भी। तो ये जब प्रोसेस नहीं हो पा रहा था, शराकतदारी का अमल के जरिए उनकी कोई मज़ाकराती अमल में कोई अमन का ढांचा नहीं निकल पा रहा था, तो जाहिर है एक ऐसी सूरत हाल बनी कि वहाँ एकदम बैटलफील्ड और अस्करी सॉल्यूशंस का एक दरवाजा खुल गया। इसमें देखिए अमेरिकनों ने भी कहा कि हम अल-कायदा को हटाने के लिए गए थे। देखिए अल-कायदा 2012 में हमारी हुकूमत में हट चुका था और उन्होंने इस बात का इतराफ भी किया था। उनके एम्बेसडर उस वक्त लगे थे रिचर्ड ओल्सन, उन्होंने अपनी टेस्टिमनी अपनी हियरिंग में भी ये बात का इतराफ किया था। तो मुझे समझ नहीं आया कि इतने साल फिर क्या लगा उनको, अल-कायदा को तो नहीं सिर्फ हटाने गए थे, वो तो 2012 में उनकी अपने इतराफ और उनके CIA के इतराफ से वो तो पाकिस्तान की मदद से खत्म हुआ था, बिल्कुल डिग्रेड हो गया था, कम हो गया था। तो अब वो वहाँ क्या कर रहे थे? देखिए बातें बहुत सारी हैं करने को, एक दूसरे पर इल्जामात लगाने को तो बहुत हैं, और पाकिस्तान पर भी मलबा डाला जा रहा है। जब किसी को कुछ नहीं समझ आता, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक वो डाल देते हैं पाकिस्तान को, फिर हमने करना चाहिए था, पाकिस्तान पर फोकस करना चाहिए था, इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब देखिए पाकिस्तान तो नहीं वहाँ किसी को मनवा सकता, एक असर वसूक होता है। तालिबान मुज़ाकरात दोहा में हो रहे हैं, उनकी जो प्रिंसिपल प्राइमरी फर्स्ट फैमिलीज हैं वो वहाँ रह रही हैं भाई, और बहुत सारी ईरान में भी रहती हैं। तो आप हमें बताएं कि ये पाकिस्तान पर क्यों मलबा डाला जा रहा है? पुरानी गलतियां छोड़ दें, वो 90 की दिहाई नहीं है, ये बहुत डिफरेंट पाकिस्तान है। और खारजा पॉलिसी के अमूर से ये बात और है कि मुल्क में वजीर आजम को अजीब बातें कर रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान ने अपनी गुलामी की जंजीरें उतार दी। वो गुलामी कहें जो भी कहें, ये फैसले सिर्फ अफगानिस्तान को करने के हैं और वहाँ की सारी अवाम के। तो हमारा इसमें
व्यू ये है पीपल्स पार्टी का और बिलावल भुट्टो जरदारी का, आपने बात भी सुनी होगी कि हम चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव अफगानिस्तान हो, जमहूरी अफगानिस्तान हो, जिसमें हर अक़लियत, हर मजहबी फिक्रा और हर फिरका और अपना ख़वातीन और बच्चे और यूथ और सारे एक अपने हुकूक मनवा सकें और खुली फजा में रह सकें। शरीफ साहिबा, इसी हवाले से मुझे आपसे सवाल करना है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का भी वक्त हुआ है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आएंगे शरीफ साहिबा से अहम उमूर के हवाले से मजीद सवाल करेंगे, जवाब देंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर शेर रहमान साहिबा, तालिबान के हवाले से एक तो पाकिस्तान में बयानात आए कि वो बदल गए हैं, वो सुधर गए हैं, खासतौर पे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया और इतवार के बाद जो टेक ओवर हुआ उसके बाद तालिबान के हवाले से मुसलसल ऐसी खबरें आ रही हैं। कल हमारे साथ तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन थे, उन्होंने भी कहा कि जी एक तो इंसानी हुकूक की भरपूर पासदारी की जाएगी अफगानिस्तान में, फिर खवातीन को तालीम का, काम करने का, रोजगार का सब मौके दिए जाएंगे। फिर आज जिस तरह से खबरें आई कि तालिबान का एक वफ्द जो है वो अहले तशरीह के कुछ लोगों से मिला, उनको भी यकीन दिलाया उन्होंने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। फिर उसके अलावा वो एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ लेडी डॉक्टर्स, लेडी अमले के साथ मुलाकात की, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। फिर मीडिया हाउस में गए, वहाँ पे सिक्योरिटी से उन्होंने असलहा तो ले लिया, लेकिन मीडिया हाउस को भी कहा कि जी आप काम करते रहें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर तालिबान के एक नुमाइंदे ने खातून एंकर को जो है वो इंटरव्यू भी दिया। फिर कुछ आज खवातीन जो हैं वो मुजाहरा कर रही थी कि उनकी शिरकत लाजमी होनी चाहिए सियासत में और हुकूमत में नुमाइंदगी। तो ये क्या प्रोजेक्शन की जा रही है इस वक्त तालिबान के एक सॉफ्ट इमेज की, या आप समझते हैं कि तालिबान बदल गए हैं? देखिए, ये मेरे और आपके लिए कबल वक्त होगा कहना। बेशक ये नजर तो आ रहा है सतही तौर पर और ज़ाहिरी तौर पर कि कुछ वो लेजिटिमेसी और अपनी साख भी मनवाना चाहते हैं। वो अब एक अमारात को इस तरह इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जहां दूसरे ममालिक उनको तस्लीम कर लें कि वहाँ के जायज़ वो हुक्मरान हैं, क्योंकि उन्होंने तो अस्करियत से मतलब हासिल की है ये सीट, तो वो जायज़ हुक्मरानी का अपने आप पर एक लेबल ज़रूर डलवाना चाहते हैं। ये ज़ाहिर है हर हुकूमत के लिए, हर मुल्क के लिए बहुत अहम एक बात होती है और अमर होता है। तो इसमें अगर वो अपनी पिछले रवैये से हट के इंसानी और बुनियादी हुकूक की पासदारी करें, तो मैं समझती हूँ अच्छी बात है। लेकिन ये सब देखिए काबुल में कर सकते हैं और उनकी जो खास जिसे कहते हैं ना फेडरल शूरा, मेन शूरा, वो शायद ये चाहती भी होगी। मैं कोई उनकी क्लोज स्टडी नहीं कर सकी हूँ। मेरी पिछले मतलब हम दोहा में एक जमाने में कॉन्फ्रेंसेस पे अक्सर और बेशतर मुलाकातें होती थी, तो जाहिर है तब तो वो हमसे भी डील करते थे, लेकिन अब तो वो डायरेक्ट ज़ल्म खलीलजाद के साथ करते रहे हैं और दूसरे ममालिक के साथ भी करते रहे, रशिया, चीन, पाकिस्तान, ट्रोइका +3। तो उनकी खासी एक इंटरनेशनल एक्सपोजर तो हो गई है, वो अब ज़बान भी बोलने लगे हैं इंटरनेशनल थोड़ी बहुत, और कोशिश उनकी बहुत है कि वो पुराना इमेज, लगता तो ऐसे ही है कि वो चाह रहे हैं कि पुराना इमेज उनका जो था उसको वो किसी तरह पीछे हटाएं और एक नई शुरुआत करें। तो ये तो हम ज़ाहिर देखेंगे अमाल में और ज़मीन पर उनकी क्या बातें होती हैं और क्या आवाज़ें निकलती हैं और क्या औरतों को खुली फ़ज़ा में एक्चुअली देखिए विलेजेस में क्या होता है, पूरे अफगानिस्तान में क्या होता है, ये मैं और आप कह नहीं सकते। बहुत सारी और भी खबरें आ रही हैं। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो कि किसी पर कोई किसी का दबाव और जोर जबर से कोई काम ना लिया जाए, और मतलब पर्दे और हिजाब पर, बुर्के पर थोड़ा इसरार अभी हो रहा है, नजर तो आ रहा है। लेकिन शायद ये इक्का दुक्का कहानियां, मुझे नहीं पता, आपको पता है वहाँ खुद हमारे बहुत कम वहाँ जर्नलिस्ट मौजूद हैं और जो सूरत हाल है वो खैर अफरा तफरी की रही है। अब थोड़ा जब भी इस्तेहकाम आएगा फिर हम देखेंगे क्या सूरत हाल है और बाकी वहाँ पर क्या शफाफियत होती है। ठीक है, तो अब फिर मैं कोई अगला हम मैं अगला सवाल assessment या आपसे मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूंगी कि इस वक्त अफगानिस्तान से एक हाई लेवल का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। सो आप जो पहले बात कर रही थी कि अफगान लेड, अफगान ओन एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए और उसमें जो पाकिस्तान का किरदार है वो भी सब आप बात कर रही थी, तो क्या आप समझती हैं कि ये मुमकिन है, ये एक लॉन्ग टर्म हल होगा, इसके बाद अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा, खासतौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन महफूज हो जाएगी पाकिस्तान के लिए?
देखिए, बहुत अहम आपने सवाल पूछा है, जो सारी दुनिया में एक जिम्मेदारी मुसल्लत जो की जा रही है कि पाकिस्तान किसी तरह जामिन हो जाए। पाकिस्तान जामिन नहीं हो सकता जी किसी और मुल्क के अमन की, वहाँ के इस्तेहकाम की, वहाँ के जमहूरी कदरों की। लेकिन बेशक ये ज़रूर कर सकता है कि अगर कुछ लोग दोहा में हैं, कुछ लोग यहाँ आए हैं, कुछ लोग उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान गए हैं, तो वहाँ जो भी बातचीत हो सकती है, कोई भी ढांचा इवॉल्व हो सकता है बातचीत और नेगोशिएशंस और सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए, उसमें तो कोई हर्ज नहीं होता। और पाकिस्तान ने हमेशा जी एक इस तरह का रोल अदा किया है, लेकिन हमें केयरफुल होना लगता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ देखिए नाकामी का कोई माँ या बाप नहीं होता, लेकिन सक्सेस के बहुत सारे हो जाते हैं। तो नाकामियां सब पाकिस्तान के कन्वीनियंटली डाल दी जाती हैं सर पर। ये भूल दिया जाता है कि 40 साल 20 साल 40 ममालिक नेटो के वहां बैठे रहे और काबिज थे, और हर चीज का उनका कंट्रोल था, हर चीज का अदराक था। फिर ये सूरत हाल क्यों? और वो जो ना कर सके अपने ड्रोन्स, अपनी मिलिट्री, अपने रिसोर्सेज और वसाइल और पैसे के हवाले से, तो फिर पाकिस्तान बेचारा क्या करेगा? हम ना स्पॉइलर हैं, हम तो वी वांट टू बी अ सॉल्यूशन, और इसके लिए मैं समझती हूँ सिद्के दिल से यहाँ एफर्ट होना भी चाहिए, लेकिन ये वाज़ेह कर दिया जाना चाहिए कम से कम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम किसी की जमानत नहीं ले सकते। कल को आप कोई ब्रोकर करें सोल्यूशन, आप बेशक कोशिश करें, क्योंकि कोई ना जिनीवा कॉन्फ्रेंस हुई है, ना बॉन कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई बर्डन शेयरिंग नहीं हुई है, कोई बंटवारा नहीं हुआ है जिम्मेदारियों का। वो एंड में होता तो है नहीं, लेकिन कम से कम एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट तो होता है, और ये बहुत अहम होता है, क्योंकि फिर इसी के साथ शहर रहमान साहिबा, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पुट करना चाहूंगी कि क्या आप समझती हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका का किरदार खत्म हो चुका? देखिए, ये तो तारीख ही बताएगी, और अमेरिका के बहादुर के खुद फैसले होते हैं, कभी मंतकी होते हैं, कभी नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि उन्होंने बाद में आपको याद है जब ये इराक चले गए थे और तालिबान का खासा उन्होंने खात्मा भी कर दिया था, 2004-5 में ये इराक चले गए, दे गॉट डाइवर्टेड। फिर वहां से एक अच्छा तो नहीं हुआ जो उनके साथ मोसल से जब निकले हुआ, साइगोन, मोसल सब। अब ये जो स्पेक्टेक्युलर इनका एग्जिट और डिफीट हुई है, और ग्राउंड जीरो मैं कहती हूँ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की नजर आती है मुझे, और अफसोस भी होता है, क्योंकि अमेरिका बहुत कुछ कर भी सकता था जो खित्ते में इस्तेहकाम का हामी बन सकता था। अब ये सूरत हाल ऐसी है कि जी जो पूरा अफगानिस्तान है उसके बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारे खासतौर साउथ वगैरह, जहां इराक के ही फाइटर्स, सीरिया के ही दैश वगैरह के फाइटर्स आए हुए हैं, प्रिजन्स इनके खोल दिए गए हैं। 5000 तो इन्होंने खुद यूएन की जो लिस्ट पे होता है, सैंक्शंस लिस्ट पे जो लोग होते हैं टेररिस्ट, वो उन्होंने खुद ठीक किए हैं, जो बैटलफील्ड कमांडर्स हैं। सेंटर शहर रहमान साहिबा, आज के प्रोग्राम का वक्त हो चुका है। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।